औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज हमारा सेकंड एपिसोड है केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स और उनके एप्लीकेशन सिस्टम्स के बारे में। जो पहला वाला एपिसोड था उसके अंदर हमने इसके केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स एप्लीकेशन सिस्टम में जो बात की थी उसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो है इनकी टाइप्स के बारे में बात की थी कि कितनी टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कब कब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। फिर जो NFPA का रेलेवेंट स्टैंडर्ड था उसके बारे में बात की थी और एक ओवरव्यू था ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के बारे में। अब मज़ीद चीज़ें जो हम स्टार्ट करते हैं वो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रिंसिपल बेस केमिकल्स हैं जो इस प्रोडक्शन में करंटली अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, यूरिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट है एंड मोनो अमोनियम फॉस्फेट है। इसके साथ साथ वेरियस एडिटिव्स जो हैं वो इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी स्टोरेज लाइफ को बेहतर किया जा सके, उसकी फ़्लो को बेहतर किया जा सके, वाटर रेपेलेंसी को बेहतर किया जा सके या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। और मोस्ट कॉमनली यूज एडिटिव्स जो हैं वो मेटालिक स्टेरेट्स हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, सिलिकॉन्स हैं जो कि है इन पार्टिकल्स के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग कर देते हैं। ड्राई केमिकल के पार्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग कर देते हैं ताकि ये फ्री फ्लोइंग हो जाते हैं और रेजिस्ट करते हैं केकिंग फॉर्म में आने से। मॉइस्चर और ये केकिंग फॉर्म में आने से ये रेजिस्ट करते हैं, तो इस तरह से इनकी क्वालिटी बेहतर रहती है। कुछ एडिटिव केमिकल एजेंट्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फायर की सूरत में ये जो सरफेस है उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, यानी वहाँ पे चिपक जाते हैं जब भी इनको हाई टेम्परेचर मिलता है। इसलिए जब भी हम इनको स्टोर करते हैं तो अपर स्टोरेज लिमिट जो है इसकी वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जब भी हम इस तरह की केमिकल्स को स्टोर कर रहे होंगे तो वह उस स्टोरेज एरिया का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मोस्ट ड्राई केमिकल्स जो हैं वो अल्कालाइन है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल है और जो मल्टीपर्पज़ टाइप मोनो अमोनियम फॉस्फेट है वो एसिडिक है। इसी तरह से आप इनएडवर्टेंट मिक्सिंग करते हैं अगर डिफरेंट बेस ड्राई केमिकल की, तो उसकी वजह से जो है कहना चाहिए अनडिज़ायरेबल रिएक्शन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे जनरेट हो सकती है, उसकी वजह से इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है या फिर लॉस ऑफ डिस्चार्ज कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जो उसने डिस्चार्ज जिस तरह से होना था वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं होगा। इसी तरह से हम इंडिविजुअली अगर थोड़ा सा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तमाम केमिकल्स की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये ऑर्डरलेस है, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका जो pH की जो रेंजिंग है वो 8.3 से 8.6 है और ये पार्शली सॉल्युबल है वाटर के अंदर और कॉमनली इसका वाइट या ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है। अगर आप इसको देखें तो ये या तो वाइट होगा या फिर ब्लू कलर की अपीयरेंस है। इसी तरह से पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये भी ऑर्डरलेस है, वाइट पाउडर है और इसका जो pH है वो 8.4 तक है और ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। और इसको ख़ास तौर पर जो पर्पल के कहा जाता है, तो पर्पल के की वजह क्या है कि जब इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसके अंदर एक वायलेट जो पिगमेंट है, वायलेट पिगमेंट की इसके अंदर एडिशन की जाती है और इसकी वजह से इसका कलर जो है ये पर्पल हो जाता है सॉरी। पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड जो है ये भी ऑर्डरलेस वाइट क्रिस्टल है, इसका pH जो है 7 है और ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है पानी के अंदर। अब ये जो कम्प्लीटली सॉल्युबल है पानी के अंदर, तो इसको डेवलप इसलिए किया है कि ये ड्राई केमिकल जो है ये कंपैटिबल हो जाए प्रोटीन टाइप के फोम के साथ। यानी अगर आपने प्रोटीन फोम को अप्लाई किया और साथ में आप पोटेशियम क्लोराइड पाउडर केमिकल को यूज़ कर लेते हैं तो वो अच्छी तरह से कंपैटिबल हो जाता है और उसके ऊपर की जो लेयर है उसको और अच्छी तरीके पे थिक कर देता है। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका क्या है कि जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं आग के ऊपर, ये आग तो बुझा देता है लेकिन साथ ही करोजन इफेक्ट्स भी वहाँ पर ले आता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट की बात करते हैं तो ये वाइट क्रिस्टल है, वाइट क्रिस्टल सॉलिड है और लाइट ऑर्डर ऑफ अमोनिया है। इसकी जो ऑर्डर है वो लाइट बिल्कुल अमोनिया की स्मेल है। ये स्लाइटली सॉल्युबल है पानी के अंदर और एज एन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो है ये ऑफ वाइट और येलो कलर में आपको मिलेगा। मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है इसको हम मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल भी कहते हैं क्योंकि ये क्लास A, B और C तीनों क्लासेस की फायर के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट ये वही फायर एक्सटिंग्विशर केमिकल है जिसको हम क्लास A, B और C तीनों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं लो और नॉर्मल टेम्परेचर पे और ये कंसिडर किए जाते हैं नॉन टॉक्सिक और नॉन कार्सिनोजेनिक।
जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, लेट्स सपोज के माइनर स्किन इरिटेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकती है अगर आप उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं। और इन ऑल केसेस सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा स्मोक से, फ्यूम से, डस्ट से, जब भी अगर फिक्स सिस्टम से डिस्चार्ज होता है। लेट्स सपोज कि किसी भी रूम में किसी भी एजर्डस एरिया पे अगर ये सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ वो डिस्चार्ज हो जाता है, डीसीपी वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, आग को एक्सटिंग्विश कर रहता है और आप वहाँ अंदर जाके चेक करना चाहते हैं कंडीशन, तो ये रिकमेंडेड है कि आपने अगर अपने आप को सेफ रखना है तो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus पहनकर जाएंगे वहाँ पे। पार्टिकल साइज़ जो है ये डिफरेंट रेंज में है। ये मिनिमम जो है वो 10 माइक्रोन्स है और मैक्सिमम जो है वो 75 माइक्रोन है। अच्छा, ईच ड्राई केमिकल जो है उसका यूनिक साइज़ है, लिमिटिंग फैक्टर है। अगर उससे बिलो होगा तो वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा तो वो कम्प्लीटली डिकम्पोज भी नहीं होगा और वेपराइज भी नहीं होगा। जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उस वक्त ऑब्टेन होते हैं जब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाता है और इसका जो पार्टिकल का साइज़ है वो 20 to 25 माइक्रोन्स होगा, तो वो बेस्ट साइज़ का पार्टिकल होगा। इसी तरह से इसकी एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जब डायरेक्टली फायर एरिया में आप ड्राई केमिकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये इमीडिएटली एट वंस फायर को जो है एक्सटिंग्विश करता है, और जो फायर टेस्ट हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स के वो शो करते हैं कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है ड्राई केमिकल वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड ड्राई केमिकल्स आग को बुझाने के लिए। इसी तरह से मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है वो तकरीबन सिमिलर है या थोड़ा सा बेटर है सोडियम बाइकार्बोनेट के आग बुझाने का। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर है सोडियम बाइकार्बोनेट से। इसी तरह से जनाब स्मदरिंग, कूलिंग और रेडिएशन शील्डिंग जो है ये वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आग को बुझाने में मदद करते हैं और इसी ड्राई केमिकल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। लेकिन स्टडीज़ जो हैं वो ये सजेस्ट कर रही होती हैं कि जो चेन ब्रेकिंग रिएक्शन है फ्लेम का, वो मेन प्रिंसिपल है कि इस तरीके पे ये आग को बुझाता है। जो ड्राई केमिकल्स हैं वो आग को बुझाने में जो उसका प्रिंसिपल मेन फैक्टर है वो चेन ब्रेकिंग फैक्टर है। वो चेन ब्रेकिंग फैक्टर को पहले यूज़ करता है और उस तरह से आग को बुझा रहा होता है। अब यूजेस एंड लिमिटेशन की अगर बात करें हम ड्राई केमिकल्स की, दो ड्राई केमिकल जो है वो प्राइमरी यूज़ होता है फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स के ऊपर। चूँकि ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है, इसीलिए हम उन फ्लेमेबल लिक्विड फायर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ लाइव इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, चूँकि ये नॉन कंडक्टर है। ड्राई केमिकल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता है। यानी अगर आप किसी भी फायर के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली लॉन्ग लास्टिंग कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट नहीं करेगा। और अगर वहाँ पे रीइग्निशन के चांसेस हैं, लेट सपोज के कोई हॉट मेटल सरफेस है या फिर वहाँ पे परसिस्टेंट इलेक्ट्रिकल आर्किंग जो है वो प्रेजेंट है, तो आग दोबारा भी लग सकती है वहाँ पे। इसी तरह से ड्राई केमिकल जो है उनको ऐसी इंस्टॉलेशन में नहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ पे रिलेज हैं, डेलिकेट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सचेंज है, कंप्यूटर इक्विपमेंट रूम्स हैं। चूँकि इसके अंदर जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ड्राई केमिकल की, वो इन इक्विपमेंट को फिर प्रॉपर्ली काम करने से रोकती हैं। अच्छा, जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है इनको उन जगहों पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे हमें क्विक एक्सटिंग्विशमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है और रीइग्निशन सोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, ड्राई केमिकल सिस्टम जो है वो ज़्यादातर जो है वो प्राइमरली यूज़ होते हैं फ्लेमेबल लिक्विड फायर हैज़र्ड्स के अगेंस्ट में, सच एस डिप टैंक्स हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज रूम्स हो गए और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड का स्पिल हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। जो सेकेंड एपिसोड में हमने आज जानने की कोशिश की है, कहना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी ड्राई केमिकल्स की, टॉक्सिसिटी के बारे में हमने बात की है, पार्टिकल साइज़ के बारे में बात की है, एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है और यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ड्राई केमिकल के बारे में बात की है। जो इसका थर्ड एपिसोड होगा यानी कि अपकमिंग वीडियो होगी, वो हम बात करेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन कि इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसकी लोकल एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी टोटल फ्लडिंग क्या होती है, फिर इसका सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से होता है, स्टोरेज ऑफ केमिकल एंड एक्सपेलेंट किस तरह से किए जाते हैं और फिर सिस्टम एक्टिवेट इसका कैसे होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।